नमस्कार दोस्तों। औद्योगिक विकास और शहरी विकास हमारे देश में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का मेन जो अंश है वो है जमीन की उपलब्धता, क्योंकि शहर बढ़ते जा रहे हैं, लोग वहाँ आते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है। उनको रहने के लिए या विभिन्न प्रकार के औद्योगिक इकाइयों के लिए जमीन की जरूरत है। तो जब तक जमीन नहीं मिलेगी तब तक औद्योगिक विकास नहीं होगा। आपको पता है कि ज्यादातर जमीन कृषि योग्य जमीन है हमारे देश में, जिस पर खेती कर रहे हैं किसान। उनसे ये जमीन सरकार अधिग्रहित करती है, एक्वायर करती है, फिर उस पर विकास कार्य किया जाता है। दोस्तों, बहुत बड़ी समस्या ये है कि अधिकांश किसानों का ये कहना है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। जमीन जब भी उनकी एक्वायर की जा रही है, उनको सही कीमत नहीं मिल पा रही है। उनका यह भी कहना है कि कम पैसे में जमीन सरकार एक्वायर कर लेती है, फिर उसको कई गुने रेट पर लोगों को आवंटित करती है। दोस्तों, आज का वीडियो इसी विषय पर केंद्रित है कि क्या समस्या है और उसका क्या समाधान किया जा सकता है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में मार्केट वैल्यू पर मैं चर्चा करूंगा कि जमीन की जो मार्केट वैल्यू है, वो जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है, उसमें कैसे निर्धारित की जानी है, वास्तव में जमीन पर कैसे हो रही है, उसके क्या सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हैं, और क्या किसानों के साथ वाकई अन्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है। अतः आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि आप इस मुद्दे को समझ सकें। खास करके किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वो इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि उनको भी स्थिति स्पष्ट हो सके। लेकिन इसके पहले कि मैं इस विषय पर चर्चा करूं आपसे, मैं उन लोगों के साथ कुछ बात शेयर करूंगा जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं। और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो इस पार्ट को आप स्किप करके आगे वीडियो देख सकते हैं। पहली बात, अगर आप हमारा लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फ्री वेबिनार का एक लिंक उपलब्ध है, उसको क्लिक करिए। अगर आपके पसंद का कोई विषय ऑलरेडी शेड्यूल किया हुआ है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने को रजिस्टर कर लीजिए। और अगर नहीं शेड्यूल्ड है तो आप सजेशन फॉर फ्री वेबिनार के लिंक पर जाइए और उसमें अपना विषय इंगित कर दीजिए, अपना डिटेल दे दीजिए। हम ऑर्गेनाइज करेंगे और आपको इनवाइट करेंगे, ताकि आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकें, अपना शंका समाधान कर सकें। दूसरी चीज, दोस्तों, गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर होने के बाद मैं व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं। और अगर आप इस विषय में रुचि रखते हैं और इसमें होने वाली परिचर्चा में भाग लेना चाहते हैं तो एक प्रयास विचार मंच का लिंक उपलब्ध है। यह हमारा कम्युनिटी मंच है, इसके आप सदस्य बन सकते हैं। आप ज्वाइन करिए, अपना डिटेल दीजिए, हम आपको ज्वाइन कराएंगे और आपको इनवाइट करेंगे, ताकि आप इस विषय पर परिचर्चा में भाग ले सकें। तीसरी चीज, दोस्तों, मैं इस बात को मानता हूं, मेरा विश्वास है कि अगर हम सही काम नहीं करेंगे, हमारा व्यवहार सही नहीं होगा, तो किसी भी क्षेत्र में हम सफल नहीं हो सकते, अच्छा जीवन नहीं जी पाएंगे, जीवन की गुणवत्ता खराब हो जाएगी। और जो हमारा कर्म है, व्यवहार है या एक्शन है, वो हमारी सोच से निर्धारित होता है, हमारे जीवन मूल्यों से निर्धारित होता है, हमारी विचारधारा से निर्धारित होता है। और हमारी सोच, विचारधारा या जीवन मूल्य है,
वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम किस तरह की इंफॉर्मेशन ग्रहण कर रहे हैं, किस तरह की सूचना ले रहे हैं, उसी तरह की हमारी सोच बनती है। तो दोस्तों, लोगों के इंफॉर्मेशन जो आपके मन अंदर भरी हुई है, उसमें सकारात्मक परिवर्तन ला करके, उनकी अवेयरनेस को बेहतर करके, उनके जीवन मूल्य, सोच और विचार को बदल करके, उनके व्यवहार में बदलाव ला करके, उनके एक्शन में व्यवहार ला करके सफलता दिलाने के उद्देश्य से मैं एक समेकित व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम का निर्देशन कर रहा हूं, जिसका नाम है प्रयास फाउंडेशन कोर्स। इसके 5 मॉड्यूल हैं। छात्रों, वर्किंग प्रोफेशनल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एंटरप्रेन्योर्स और रिटायर्ड लोगों के लिए अलग अलग है। उनकी ज़रूरत के मुताबिक इसको डिज़ाइन किया गया है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसका भी एक लिंक है। आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिंक को क्लिक करिए, आपको फंडामेंटल जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अगर हर मॉड्यूल को आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट पे जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन है, आप चेक करिए। FAQ भी है, आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। फिर आप निर्णय ले सकते हैं कि आपको ज्वाइन करना है, नहीं करना है, किसी को कराना है या नहीं कराना है। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ये नहीं चाहता कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस कार्यक्रम के लाभ से वंचित रहे, लेकिन इसके लिए आपकी मदद की हमको बहुत ज़रूरत है। मैं आपसे रुपया पैसा नहीं मांग रहा हूँ, कोई डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ। मैं केवल ये आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास अपना जो भी काम कर रहे हैं उसको करने के बाद 1-1.5 घंटे का समय खाली है, तो उस समय का दान हमको कर दीजिए। और उस समय में अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के ही माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम का संचालन करिए। व्यक्तित्व विकास मार्गदर्शक के रूप में हम आपको ट्रेनिंग देंगे, तैयार करेंगे इसके लिए, और कुछ आपको आय भी होगी, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन मॉडरेट आय आपको होगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, इन लिंक को चेक करेंगे और किसी न किसी रूप में मेरी मदद जरूर करेंगे। दोस्तों, आइए अब हम लोग आज का जो विषय है, जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि अगर देश का विकास होना है, औद्योगिक विकास होना है, शहरों का विकास होना है, तो बिना जमीन के वो संभव नहीं है। तो जमीन अगर हमें सरकार एक्वायर कर रही है तो उसका मार्केट रेट जो तय किया जाता है, उसका तरीका क्या है, कैसे हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है। दोस्तों, सेक्शन 26 जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट का, जो 2013 में अपडेट हुआ है, उसके अनुसार किसी भी जमीन को जो एक्वायर करना है उसको मार्केट वैल्यू तय करने के कई तरीके उसको दिए गए हैं। पहला तरीका ये दिया गया है कि जो इंडियन स्टैंप एक्ट है 1899 का, उसके अंतर्गत जो लिस्टेड रेट है, जिसको बोलते हैं सर्किल रेट, एक एरिया के लिए वो रेट होता है, उसके आधार पे आप मार्केट रेट डिसाइड कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आसपास की उसी तरह की जमीन जो बिकी हो पिछले वर्ष में, एक वर्ष के अंदर, उसका एवरेज रेट लेकर के आप तय कर सकते हो। तीसरा तरीका यह है कि आप पर्सनल बातचीत करके कोई रेट तय कर सकते हैं। और अगर उसमें कोई प्रॉपर्टी बनी हुई, कोई बिल्डिंग है, तो उसका वैल्यूएशन करके उसको आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये कई तरीके दिए गए हैं जो उस जिले का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको अधिकार प्राप्त है कि वो मार्केट रेट डिसाइड करे। और एक बार जब मार्केट रेट डिसाइड हो गया तो उसका अगर शहरी क्षेत्र है तो 2 गुना और ग्रामीण क्षेत्र है तो 4 गुना रेट पर वो जमीन एक्वायर होती है। ये जो 2 गुना और 4 गुना का प्रिंसिपल इसलिए लगाया गया है कि भविष्य में जो उस जमीन में अप्रिसिएशन होगा, जो फ्यूचर जो वैल्यू है, उसको अगर प्रेजेंट डे में हम इवोल्यूएट करेंगे तो इस तरह का फार्मूला बनाया गया है ताकि किसी को नुकसान ना हो। अब आइए रियलिटी चेक कर ली जाए कि ये तो चलिए कागजी प्रोविजन हो गया, एक्ट में ये सब चीज लिखी हुई है, लेकिन कोई भी जमीन कोई किसी को बेचता और खरीदता है तो आपको भी पता है, हमको भी पता है,
सरकार को भी बात मालूम होगी कि जो सर्किल रेट है उस पर स्टाम्प ड्यूटी दे होती है। मिनिमम रेट है, उस पर आपको रजिस्ट्री करानी ही करानी है। उससे ज़्यादा अगर आप रेट शो करते हैं अपने सेल डीड के अंदर तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, जो भी रेट है। तो ये कॉमन नॉलेज है सबका कि लोग सर्किल रेट ही लिखते हैं अपने कागजातों में, जो सेल्स डीड है उसके अंदर, और उतना ही स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट करना चाहते हैं, उतना ही देते हैं। कुछ अपवाद आप छोड़ सकते हो, बट 99% केसेज में ऐसा ही होता है। और बाकी जो पैसा है, मान लीजिए तय हो गया कि हम 1000 रुपये स्क्वायर फीट जमीन आपसे खरीदेंगे और सर्किल रेट अगर 600 रुपये का है वहाँ का, तो 600 रुपया तो दिखाएंगे उसमें, और 400 रुपये पर वो ब्लैक में, वो कैश में ट्रांसफर होता है बिना किसी रिकॉर्ड के। तो इससे ब्लैक मनी जनरेट होता है टाइम टू टाइम। अब सवाल ये उठता है कि अगर सर्किल रेट हर साल एक प्रॉपर इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए या जनरल मार्केट ट्रेंड को देते हुए अगर अपडेट होता रहे, तो इसके दो फायदे हैं। एक तो सरकार को सही स्टैम्प ड्यूटी से इनकम होगी, स्टैम्प ड्यूटी जो लगेगी, रजिस्ट्रेशन फी होगी, वो जो है उसको सही रेट से मिलेगी। दूसरी चीज़, जो ब्लैक एलिमेंट है वो कम से कम होगा। अगर जो सर्किल रेट है मार्केट रेट के करीब हो तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप ज़मीन एक्वायर करोगे तो उस समय जो भी सर्किल रेट करेंट है उसका 4 गुना जब देंगे तो किसान को भी कोई ज़्यादा आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि मार्केट रेट के आसपास आप पेमेंट कर रहे हो, उसका 4 गुना उसको दे रहे हो या 2 गुना दे रहे हो, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात को मानता हूँ कि पब्लिक इंटरेस्ट में ज़मीन एक्वायर करने का सरकार को अधिकार है और उसको करना चाहिए, तभी होगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ जरूर कहना चाहूँगा कि हमारी कृषि पर पूरा देश आधारित है, 140 करोड़ लोगों को भोजन हमको देना है, तो कोशिश हमारी होनी चाहिए कि कम से कम जो उपजाऊ ज़मीन है वो उसका इस्तेमाल इन सब चीज़ों में न किया जाए। कम उपजाऊ ज़मीन है, ऊसर है, बंजर है, ऐसी ज़मीनों का ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हमको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि कम से कम ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रह सकें। और लोग प्लाट करके बड़े बड़े फार्म हाउस और ये सब चीज़ों को डिस्करेज करने की ज़रूरत है, ताकि कम से कम ज़मीन में ये काम हो सके। आप चाइना को ले लीजिए, इवन इंडस्ट्रियल एरिया में उन्होंने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के एक एक फ्लोर में लोगों को दुकान अलॉट करते हैं स्पेस, लोग उसमें मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनका अलग अलग जोन बना रखा है। कम से कम ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। एक तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें ज़मीन को का सही इस्तेमाल होगा, कम से कम ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा काम आप कर पाओगे। दूसरी चीज़, एक प्रॉब्लम देखी जा रही है, मैं केस स्टडी के रूप में आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ क्योंकि ये हमारे नॉलेज में है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का गृह जनपद जो है गोरखपुर है। गोरखपुर, नया गोरखपुर बसाया जा रहा है उत्तर तरफ में, मानीराम से लेके बालापार और कई गांवों को लेके करीब 600 एकड़ ज़मीन लेकर के नया गोरखपुर बसाया जा रहा है। उसके लिए ज़मीन एक्वायर हो रही है। तथ्य है कि गोरखपुर का जो सर्किल रेट है 2016 के आसपास में रिवाइज किया गया। पिछले 8 साल से उसमें कोई भी रिवीजन किसी तरह का नहीं किया गया। जबकि गोरखपुर के उत्तर में मऊ जिला है, उसमें इस बीच में 2 बार कम से कम रिवीजन हो गया, 3 बार हो गया। देवरिया इसके पूरब में है, उसका भी रिवीजन हो गया, 2 बार हो गया लगभग। महाराजगंज का हो गया, लेकिन गोरखपुर का 8 साल से कोई भी रिवीजन नहीं हुआ। तो अगर आप 8 साल पुराने रेट को लेकर के उसका 4 गुना 2 गुना जो भी दोगे तो वो कम ही रहेगा। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आसपास के जिलों का रिवीजन हो गया, गोरखपुर का रिवीजन नहीं हुआ। क्या जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं देवरिया के, मऊ के, महाराजगंज के या गोरखपुर के, उनकी सोच अलग अलग है? क्या मार्केट उनके लिए अलग अलग है? क्या इन्फ्लेशन उनके लिए अलग अलग है? तो हमारी समझ से ज़रूरत इस बात की है कि पूरे देश में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बने कि हर साल सर्किल रेट 5%, 10% जरूर रिवाइज होगा।
जैसे गोरखपुर का सर्किल रेट 2016 में जब रिवाइज हुआ, उसके पहले जो रेट था, एक साल के अंदर 20% रेट बढ़ाया गया। तो सवाल है कि एक साल में आपने 20% बढ़ाया और 8 साल में आपने 0% बढ़ाया। तो सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि अगर सर्किल रेट रेगुलर नहीं बढ़ाया जा रहा है तो उसमें दो प्रॉब्लम है। एक तो सरकार को राजस्व का हानि हो रही है क्योंकि आप अनरियलिस्टिक सर्किल रेट पे स्टैम्प ड्यूटी ले रहे हो। दूसरी बात, जब हर बैनामा सर्किल रेट से ही हो रहा है तो आपको मार्केट रेट मिलेगा कहाँ से? तीसरी चीज़ हमने बताया कि जब सर्किल रेट जो है उसमें विक्रय प्रलेख या सेल डीड में लिखा जाता है और जो मार्केट है उसका डिफरेंस वो ब्लैक में एक्सचेंज हो रहा है, तो आपको कभी भी सर्किल रेट मिल नहीं मार्केट रेट मिलने का सवाल ही नहीं है, चाहे वहाँ हो चाहे कहीं भी हो। तो ये बहुत बड़ा एक फ्लॉ है मार्केट रेट डिसाइड करने में ज़मीन का, वो है सर्किल रेट को रिवाइज न करना रियलिस्टिकली और प्रोफेशनली। तो मैं उम्मीद करता हूं सरकार से कि आप हर जिले का सर्किल रेट रिवीजन करने का एक सेट पॉलिसी बनाएंगे जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए कि वो करेगा या नहीं करेगा। और आप तय कर दीजिए कि हर साल इन्फ्लेशन रेट से हम बढ़ाएंगे या कोई एक उसका भी आप दे सकते हो, इंडेक्स दे सकते हो जिससे वो बढ़ाता चला जाए, उसको ऑटोमेटिकली उसका एक डेट तय होनी चाहिए, उस डेट से बढ़ाए, नोटिफिकेशन जारी करे और वो जारी कर दिया जाए। और जहाँ नहीं हुआ उसको तत्काल किया जाए। जैसे अयोध्या की बात है, अयोध्या में जब लैंड एक्वायर हो रही थी उसके 10 साल पहले से कोई रेट रिवाइज नहीं हुआ था, और जब ज़मीन एक्वायर हुई तो एक तुरंत दुगुना या तिगुना कर दिया गया उसको। तो ये एक एनामली है कि आप 10 साल रिवाइज नहीं करोगे, आप सडन रिवाइज कर दोगे, उसमें कुछ लोगों को फ़ायदा होगा, कुछ लोग उसमें पैसा बना लेंगे और कुछ लोगों को नुकसान हो जाएगा जिनकी ज़मीन एक्वायर हो गई। आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि किसान की ज़मीन उसका पूरे पूंजी है, बाप दादे की ज़मीन चली आ रही है, उसी पे उसका पूरा परिवार चल रहा है। अगर उसको बिना सही रेट लिए ज़मीन आप उससे ले लेंगे तो अन्याय उसको मानेगा और ये अन्याय है भी। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि जो सर्किल रेट है उसको हर साल एक निश्चित अंतराल पे एक निश्चित रेट से बढ़ाने का कंपल्सन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को किया जाए। और कोई भी ज़मीन जब एक्वायर हो तो विद इन 1 ईयर जो सर्किल रेट रिवाइज हुआ है उसी रेट पर उसको एक्वायर किया जाना चाहिए। और जैसे 4 गुना 2 गुना जो रेट है उसको आधार बना करके ज़मीन को एक्वायर किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर ऐसा सरकार करती है, राज्य सरकार ऐसा आदेश देती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर इस चीज़ का पालन करते हैं, वो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि एक पॉलिसी इसमें बनाई जाए। तो निश्चित रूप से ज़मीन एक्वायर होगी, किसान भी खुश रहेंगे, सरकार का विकास कार्य भी चलेगा। मैं विकास के पक्ष में हूँ, मैं चाहता हूँ कि इंडिया आगे बढ़े, लेकिन सही तरीके से आगे बढ़े, किसानों के हितों को भी ध्यान में रखा जाए और इंडस्ट्रीज़ के हितों को भी ध्यान में रखा जाए। और अगर मान लीजिए किसी इंडस्ट्रीज़ को ज़मीन देनी है कम रेट पर तो सरकार सब्सिडी दे सकती है उसमें, जिस रेट पे ज़मीन एक्वायर हुई है और जो रेट देना दोनों का बैलेंस बजट से दे, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसानों की कास्ट पर इंडस्ट्रिस्ट को सब्सिडाइज करना ये गलत होगा। एक गरीब तबके को नुकसान पहुंचा के एक अमीर तबके को फ़ायदा पहुंचाना ये गलत होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो में आपको ये अंदाज़ा लगा होगा कि सर्किल रेट में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी के सर्किल रेट के अलावा और कोई रेट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसलिए उसको लेकर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए बना पाना लगभग असंभव है। इसलिए सर्किल रेट को ही रेशनलाइज करना पड़ेगा हमको। दोस्तों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा, लेकिन चलने के पहले आपसे ज़रूर ये बात कहूँगा कि अगर आप फिट नहीं हैं, हेल्दी नहीं हैं, तो आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे ठीक से। अब हेल्थ 2 तरह की है, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है, मेंटल स्ट्रांगनेस के लिए ज़रूरत है कि आप गार्बेज न एक्वायर करें, गलत इन्फॉर्मेशन न लें, गलत चीज़ें देखें नहीं, सोशल मीडिया में निगेटिविटी से दूर रहिए, अच्छे साहित्य पढ़िए, अच्छी इन्फॉर्मेशन ग्रहण करिए, आप मेंटली फिट रहोगे। जहाँ तक फिजिकल फिटनेस का सवाल है, आपको एक्टिव रहना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, साइकिलिंग,
टहलना, घूमना, जो भी आप करना चाहे, फिजिकली फिट रहिए। और खाना जो खा रहे हैं वो हेल्दी होना चाहिए, फास्ट फूड से दूर रहिए और अननेसेसरी अपने पेट में खाना मत भरिए। थोड़ा भूख से कम रखिए, एक्टिव रहिए, वेट गेन न करें, आप फिट रहोगे, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से फिट रहोगे और जो चाहोगे वो कर पाओगे। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपके कुछ काम का साबित होगा, खास करके किसान भाइयों के लिए जो अन्य लोगों से इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि उनकी जो अन्याय करने की जो भावना है वो उसका समाधान मिल सके। सरकार से भी मैं उम्मीद करूंगा कि निश्चित रूप से वो कुछ न कुछ स्टेप इसे जरूर उठाएगी। दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।